नमस्कार दोस्तों, मास्टर अशोक रेलवे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली डिस्कस करेंगे। जो एनटीपीसी का प्री एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम के अंदर 30 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं और 40 क्वेश्चंस जीके के आते हैं। तो हम 30 क्वेश्चंस जो मैथ की सीरीज़ है, आपको रेगुलर 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक शिफ्ट के अंदर जो पेपर होता है, तो एक शिफ्ट एक दिन के अंदर 30 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें जुड़े रहिएगा। तो हम जो है रेलवे के जो प्रीवियस ईयर है बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। जैसे ही एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर कंप्लीट होते हैं तो हम दूसरी एग्ज़ाम जो है, जैसे लोको पायलट हो गया, आरपीएफ हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो भी जेई का एग्ज़ाम हो गया, उसके जो प्रीवियस ईयर है उनको डिस्कस करेंगे। पहले हम अभी 2025 में जो एनटीपीसी के प्री एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद 2024 में करते हैं, 24 वाले करते हैं और 23 वाले करते हैं। एक बार सारे जो है प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद दूसरी एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं। तो अभी जो है शुरू करता है एक शिफ्ट का जो जून के अंदर लगी थी, उसी शिफ्ट के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि सलील का वेतन पहले 15% घटाया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। तो हम मान लेते हैं कि शुरुआत में जो वेतन था वो कितना था, 100। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि पहले 15% घटाया गया। तो पहले 15% घटाया गया मतलब क्या हुआ, 100 का 15% कितना होता है, 15 होता है, कितना बचा, 85। ठीक है, अब जो है उसके बाद 85 हो गया, 10% बढ़ा दिया गया। तो 10% बढ़ा दिया गया तो इसके अंदर जो है 10% 8, 85 का 10% कितना होता है, 8.5। तो इसके अंदर 8.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 93.5, 93.5। ठीक है, अब देखेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर जो वैल्यू थी वो थी 100, अब हो गई 93.5। कितना लॉस हुआ, टोटल हो गया, लॉस हो गया 6.5%। इसका सही आंसर हो जाएगा 6.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्या जो होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, 0, 1, 2, ठीक है, इन्फिनिटी तक। पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या। ठीक है, अब ये बोलिए पहली 14 पूर्ण संख्या को औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली 14 पूर्ण संख्या कौन कौन सी होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, अब औसत कैसे निकालते हैं, जो बीच की संख्या होती है उसी को हम औसत मान लेते हैं। ठीक है, तो बीच की संख्या कौन सी है इसके अंदर है, या फिर मतलब बीच की संख्या कौन कौन सी होगी, यहाँ पे 6 और 7 होगी। ठीक है, तो औसत कैसे निकालते हैं अपन, दोनों संख्याओं का माध्य। ठीक है, 13/2 कितना हो गया, 6.5। या फिर पहली फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या, ठीक है, एंड नंबर बाई 2। तो फर्स्ट संख्या 0 है, अंतिम है 13/2, तो 6.5। ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हैं, या तो ऐसे निकाल सकते हैं या फिर ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर नंबर जो है सीक्वेंस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो जो औसत होता है वो बीच की संख्या होती है। अगर अब मान लो यहाँ विषम संख्या होती, जैसे मान लो 11 होता, तो इसका औसत जो है ऑटोमेटिकली कितना होता, 5.5।
या फिर अगर 12 होती, ठीक है, अगर विषम संख्या मतलब 12 तक संख्या होती है, ऐसा बोला 13, पहली 13 पूर्ण संख्या को औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहली 13 पूर्ण संख्या कितनी होती? 12 तक होती, और 12 तक होती है तो इसका जो औसत होता वो होता 6। ठीक है, या फिर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। चतुर्भुज ABCD में AB 17 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, CD 9 सेंटीमीटर है, AD 12 सेंटीमीटर है और AC 15 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, एक अपन नॉर्मल सी चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर A B C और D, ठीक है, और AC इस तरीके से दे रखा है। अब जो है पैरामीटर है इसके अंदर AB है 17, BC 8 सेंटीमीटर, CD 9 सेंटीमीटर और AD 12 सेंटीमीटर और AC जो है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम जो देखते हैं कि आपने ये त्रिकोणमिति के त्रिक देखे होंगे, इसके अंदर जो है पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करते हैं। जैसे मान लो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर, मतलब 3 4 5 क्या ट्रिक है। ऐसा ही 17 15 और 8 भी ट्रिक है। इससे 17 का स्क्वायर करेंगे ना अपन, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं अपन? ये जो है संख्या है, जो है ये एक समकोण त्रिभुज है। ये जो 9 12 15 है ना, 9 12 15, ये भी क्या अनुपात करेंगे तो 3 4 5 आता है। इसको मल्टीप्लाई 3 से किया ना, तब जाके 9 12 15 हो गया। तो किसी भी अनुपात को अपन कितने से भी गुणा कर दें, उसके बाद भी ये जो त्रिक ही बने रहेंगे और इस समकोण त्रिभुज को दर्शाते हैं। इससे अपन को ये पता लगता है कि ये एक समकोण, दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज है, जिसकी जो इस त्रिभुज की जो कर्ण होगा वो 15 होगा, जिसके अंदर ये 90 डिग्री होगा, और इस त्रिभुज के अंदर जो होगा कर्ण जो है वो 17 होगा। तो इसका जो वो है 90 डिग्री वाला भाग ये वाला है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल तो बिल्कुल इजी है। कैसे निकालेंगे? जैसे ADC निकालते हैं। टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? ADC प्लस ABC। तो ADC निकालेंगे 1/2, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, और ABC निकालेंगे 1/2। इसका आधार कितना हो गया? 8, और ऊंचाई कितनी हो गई? 15। ठीक है, ये हो गया 6, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, और ये 4 15 चौक 60। ये कितना हो गया? 4 114 का सही आंसर जो है 114 हो जाएगा। पैरामीटर्स जो दे रखे हैं, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि ये जो है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये समकोण त्रिभुज को दर्शा रहा है। 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं इसके अंदर, 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो सीधी सी बात है इसका क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इस फॉर्मूले से अपन इसका एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि 2 त्रिभुज बन रहे हैं तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम बात करते हैं इसके बिस्तर का अंकित मूल्य को अपन क्या बोलते हैं? MRP। तो MRP है इसके 517 रुपये। ठीक है, अब ये जो अंकित मूल्य है ऐसे बोल रहा है कि जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। मतलब अगर क्रय मूल्य जो है 100% है, तो जो अंकित मूल्य है ना वो है कितना? 130%। और ये यहाँ बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत जो है 2% है, तो लाभ मतलब SP विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 102%। ठीक है, अब अपन को निकालना है छूट प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अभी हमें CP निकालना है।
CP नहीं निकालना अपन को, जैसे MRP है तो अपन को निकालना है SP, क्योंकि SP और MRP से अपन को छूट प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, तो SP निकालने के लिए क्या करेंगे, तो MRP की जो वैल्यू है 517 कितने प्रतिशत की है, ये 130% की है। निकालना कितना है, 102%। ठीक है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको अपन सोल्व करेंगे 517 और 130, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 405.64। MRP की वैल्यू 517 है और जो है SP की वैल्यू 405.64 है। ठीक है, तो जो छूट है वो कितनी है, कितने रुपए की छूट है, 517 में से 405.64 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 111.35। तो छूट प्रतिशत जो है वो कितनी होगी, 111.35 बटे छूट जो निकालते हैं अपन किस पे निकालते हैं, MRP पे, अंकित मूल्य पे निकालते हैं, तो 517 × 100, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 111.35 बटे 517, 21.53%। ये कितना हो जाएगा, लगभग 21.54%। तो इसका सही आंसर जो है वो 21.54% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। MRP अपने पास 517 रुपये है। ठीक है, CP 100%, MRP बोल रखा है कि 30% अधिक है तो 130%, और SP जो है 102%। MRP की वैल्यू दे रखी है 517 रुपये, तो SP निकालेंगे 517 कितने प्रतिशत है, 130%, SP निकालेंगे 102%। SP की वैल्यू 405.64। ठीक है, अब छूट की बात करते हैं तो MRP और जो विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होता है वही छूट होता है, तो 111.35 रुपये। छूट प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत जो निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, छूट MRP पे निकालते हैं, अंकित मूल्य पे निकालते हैं। तो अंकित मूल्य पे 111.35 बटे 517 × 100, ये 21.53, मतलब 21.54% जो है इसका समथिंग वैल्यू आ रही है। ये इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है, तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले ऐसे बोला, राहुल की जो आयु है उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है, मतलब जो राहुल की आयु है, डॉटर को D मान लेते हैं, उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, राहुल की भी हो जाएगी R + 8, और इसकी पुत्री की भी कितनी हो जाएगी, D + 8। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के दुगने से, उसकी पुत्री की आयु के दुगनों कर दो, से 5 वर्ष अधिक है, इसके अंदर 5 ऐड कर दो, ये जो है राहुल की आयु और पुत्री की आयु के दोनों में रिलेशन बन जाएगा। वापस से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बोल रहा है कि राहुल की जो आयु है उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना है। ठीक है, ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई। दूसरा बोला अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद राहुल की आयु में भी 8 ऐड होगा और डॉटर की आयु में 8 ऐड होगा, दोनों में अपन 8 ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के दुगने से, तो उसकी पुत्री की आयु को अपन ने दुगना कर दिया और उसमें 5 वर्ष अधिक है तो 5 इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब बोला राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, D की वैल्यू जो है इसके अंदर रखनी पड़ेगी। ठीक है, पहले इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। R + 8, ये कितना हो जाएगा, 2D + 8 दूनी 16 प्लस ये 5 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया, अभी क्या करते हैं, R केवल यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो गया 3D + 8 बराबर 2D + 16 5 कितना हो गया 21। ये D इधर आ गया तो D, 8 उधर आ गया तो कितना बचा 13। ठीक है, तो डॉटर की जो उम्र है वो 13 है, तो राहुल की निकाल लेते हैं। तो राहुल की कैसे निकालेंगे, क्योंकि 3D है तो 3 गुना
13, क्योंकि वर्तमान पूछा है 39, तो वर्तमान आयु जो है वो तो 39 ही रहेगी। वर्तमान आयु 39। ठीक है, 2 इक्वेशन बनाएंगे, उनको सोल्व कर लेंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। या डॉटर की आयु पूछे या राहुल की आयु पूछे, दोनों इससे निकल जाएगी। 127 माइनस 7 इंटू 17 प्लस 6 प्लस 93 का सरलीकृत मान कीजिए तो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको जब भी अपन ये वाले फॉर्मूला यूज करते हैं तो बोर्डमास रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये एक बार लिख लेते हैं। 127 माइनस 7 इंटू 17 प्लस 6 प्लस 93। ठीक है, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7 17 प्लस 6 कितना होता है 23, उसके बाद फिर गुणा भाग करते हैं। तो 127 इसको मल्टीप्लाई किया 21 7 14 2 16 प्लस 93। अब तो 93 और 127 कितना हो गया 10, 220 माइनस 161, तो ये कितना हो जाएगा 59। अपना सही आंसर है, सरलीकृत मान। ठीक है, ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद गुना भाग सोल्व करते हैं, उसके बाद में लास्ट में जो है प्लस माइनस सोल्व करते हैं। ये अपना सही आंसर है, ये सबको आता होगा। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम देखते हैं 7 घंटे में 519 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है, चाल जो है, इसकी जो चाल हो गई वो हो गई 519/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग, दूरी का 2/3 भाग कितना हो गया 519 किलोमीटर बटे 2/3 भाग जो है 5/7 समय में तय करता है। ठीक है, तो 7 घंटे लग रहे थे इसके अंदर 519 किलोमीटर दूरी करने में। अब केवल 5/7 समय में ये कितना हो गया 5 घंटे। ठीक है, और ये जो दूरी हो गई वो हो गई कितनी, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 एकम 3, 2 3 7 21, 3 3 9, ये हो गया 6 7 2 14, 346 किलोमीटर। ठीक है, जो 346 किलोमीटर की दूरी है वो 5 घंटे में कंप्लीट कर देता है। तो ये बोला शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। ठीक है, शेष दूरी कितनी बच गई, शेष दूरी बची 519 में से 346 किलोमीटर निकालेंगे तो कितना होगा 3, ठीक, 11 में से 4 गया तो 6 7 173 किलोमीटर। और टाइम कितना बच गया, शेष टाइम बच गया 7 घंटे लग रहे थे, इसके अंदर 5 घंटे कंप्लीट हो गए तो 2 घंटे बच गए, 4 निकल जाएगी। शेष दूरी 173 किलोमीटर, शेष समय अपने पास 2, तो 2 घंटे 16, 86.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा। ठीक है, ये बोला एक आदमी 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 7 घंटे के अंदर 519 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, ये टोटल है। अब ये बोल रहा है कि यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग कर दिया इसने, समय का 5/7, समय का 5/7 कर दिया, तो इससे निकल के आती है कि जो दूरी जो है वो 346 किलोमीटर है और ये जो दूरी टाइम है वो 5 घंटे है। मतलब 346 किलोमीटर 5 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। अब ये बोला उसकी शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। ठीक है, तो शेष दूरी कितनी होगी, 519 टोटल किलोमीटर था, 346 इसके अंदर निकाला तो बचा 173 किलोमीटर। उसके बाद समय 7 में से 5 गए तो 2 घंटे, शेष चाल निकालेंगे अपन तो 173 किलोमीटर जो है, बाकी डिवाइड करेंगे 2 घंटे से तो 86.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है
किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 रुपये बचाती है तो इसकी आय क्या है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, इनकम जो है इनकम आय जो है किस में डिवाइड होती है, खर्च, ठीक है, और बचत। जो भी इनकम होती है अपने उसके अंदर खर्च कर लेते हैं और जो बचा होता है उनका टोटल ही जो होता है अपनी इनकम होती है। ठीक है, अब ये बोला किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, तो आय मान लेते हैं अपन 100, खर्च करती है 45, तो बचा कितना 55। ठीक है, 45% खर्च करती है, 45 लिख दिया अपन ने, तो बचा कितना 55। ठीक है, यदि वह 66,000 रुपये बचाती है तो उसकी आय कितनी है, ये प्रतिशत के अंदर वैल्यू है अपनी। ठीक है, अब ये बोलिए कि अगर 66,000 रुपये बचाती है, मतलब 55% की जो वैल्यू है वो कितनी है 66,000, तो उसकी आय कितनी है, इनकम पूछ रहा है कि इनकम कितनी होगी। ठीक है, 66,000 रुपये की जो वैल्यू है वो 55% की वैल्यू है, अपन क्या चाहिए इनकम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो है वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी 1,20,000 रुपये। ठीक है, 11 से डिवाइड किया 5, 6 और ये हो गया 12 से कट जाएगा 60, तो 1,20,000 रुपये जो है इसकी इनकम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है कि 5832, मतलब ये जो है संख्या ऐसे है, मैं आपको एक बार ईजी करके देता हूँ। ठीक है, गुणा 5/24 78। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे, 5 8 3 2 5,832 का अपन क्यूब रूट निकालेंगे, तो इसका कैसे निकालेंगे, इसे तोड़ना पड़ेगा, तो 5 इसका वर्गमूल निकाल के देख लेंगे इसकी वैल्यू कौन कौन सी आएगी, सॉरी वर्गमूल क्या निकालेंगे इसका, गुणनखंड करेंगे इसके, तो गुणनखंड करेंगे तो अपन को पता लगेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो टुकड़ा में कैसी है, तो 5,832 को गुणनखंड करता है 2, क्या बचा 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 2, तो इसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अब 3 से डिवाइड किया, सॉरी 27, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, नीचे 10 की पावर 4, इसको अपन जो क्यूब रूट है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, और इसको अपन लिख सकते हैं 1/4, उसके बाद 5/24 इंटू 78। ठीक है, अब 1/3 इनसे जो भागे होती है वो क्या करती है आपस में गुणा करती है, तो आपस में गुणा करेगी तो ये बच गया 2, 3 की पावर 6, ये बच गया 3 की पावर 2 भाई 10, 4 से 4 कैंसिल, 5/24 और ये हो गया 78। ठीक है, तो हम इसको गुणा करेंगे ना, तो 5 से 2 कैंसिल, ठीक है, 9/24 इंटू 78, तो ये लगभग वैल्यू आ रही 29.25। ऑप्शन में तो कोई आंसर नहीं है, ये अपना आंसर हो जाएगा 29.25। आप इसको सोल्व कर देंगे, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। वर्गमूल निकाल लेंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालने से पता लगता है कि कितने एलिमेंट है इसके अंदर, क्योंकि क्यूब रूट से डिवाइड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करके कटापटी करनी है। नीचे वाली संख्या दिख रही है क्योंकि यहाँ पे एक 0 कम है, ये 4 0 ही यहाँ पे। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक होगी। इसके अलावा 10 की पावर 4 इंटू 1/4 करेंगे तो 10 मिलेगा, बाकी संख्या है 5/24 इंटू 78 है। इसको सोल्व करने पर 29.25 आंसर आता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि 2x - 5
का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, 2x प्लस 5y और 2x माइनस 5y। ठीक है, इसको सरल कीजिए। तो इसका ट्रिक जो है थोड़ा सा ऐसा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 2x माइनस 5y को स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? 4x स्क्वायर। इसके अलावा 5y का स्क्वायर। आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता होगा ना, कौन सा? a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते इसको। 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4x स्क्वायर, 5y स्क्वायर, 5 दूनी 10, 10 दूना 20 xy। दूसरी संख्या अपने पास 5x 2y का होल स्क्वायर, 25x स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10, दोनों 20 xy। और तीसरी संख्या अपने पास 2x प्लस 5y, 2x माइनस 5y। गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4x स्क्वायर और 25y स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर 25, 29, 29 4 33 x स्क्वायर, 25 4 29, 29 में से 25 के तो माइनस 4, सॉरी प्लस 4y स्क्वायर, 20xy से कट जाएगा। तो अपना आंसर है 33x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे? जैसे ये x है, इसका स्क्वायर कितना होगा? 4x स्क्वायर होगा। ठीक है, इसमें से एक 25x स्क्वायर निकलेगा, 25x स्क्वायर निकलेगा। इसके अंदर 2x और 2x कितना निकला? 4x स्क्वायर निकलेगा। इनको जोड़ेंगे तो 33x स्क्वायर निकलेगा। 33x स्क्वायर एक ही क्वेश्चन के अंदर बन रहा है और अपना सही आंसर हो जाएगा। चाहो तो पूरा सोल्व कर लो, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको जो है थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये जो इसकी वैल्यू इजीली निकल जाएगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, वरुण और आशीष मिलकर एक होल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है। आशीष अकेले इसे 4 होल को कितने दिन में पेंट कर सकता है? ठीक है, वरुण और आशीष से वरुण जो है एक होल को 3 दिन में पेंट करता है। ठीक है, और सॉरी वरुण और आशीष जो है मिलकर एक होल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण जो है अकेले इसे 7 दिन में पेंट करता है। आशीष अकेले ऐसे 4 होल को कितने दिन में पेंट कर देगा? ठीक है, तो ये होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा 21। इसकी जो 7 और इसका आ गया 3। ठीक है, तो अरुण का कितना आ गया? कैपेबिलिटी 4। ठीक है, तो अब जो है अरुण की बात करते हैं। अरुण की वैल्यू निकालेंगे तो 21/4। एक होल को पेंट करने के लिए एक को टाइम लगता है कितना? 21/4। और 4 को पेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से। तो 21 दिन में ये जो है 4 होल को अकेले पेंट कर सकता है। कौन? आशीष। वरुण और आशीष 3 दिन में एक होल को पेंट करते हैं। वरुण 7 दिन में एक होल को पेंट करता है। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 21। इनकी जो है कैपेबिलिटी निकालेंगे तो 7 वरुण और इसके वरुण की 3 माइनस करेंगे तो अरुण की आ जाएगी कैपेबिलिटी। अरुण एक होल कितने दिन में कंप्लीट करता है? तो 21/4। तो 4 होल को जो है एक कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 21/4 इंटू 4, 21 दिन लगाएगा 4 होल को कंप्लीट करने में आशीष। ठीक है, 2 संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। छोटा कोण कितना होगा? ठीक है, पहली बात तो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है? संपूरक जो कोण है
उसका मतलब क्या होता है, समप्रभ कोण का मतलब होता है दो कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब मान लेते हैं एक छोटा कोण है जिसकी वैल्यू x है, और दूसरा कोण जो है बड़ा वाला वो छोटे कोण से कितना डिग्री है, 28 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, छोटा कोण प्लस बड़ा कोण, दोनों मिला के दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। तो यह 2x प्लस 28 बराबर 180 डिग्री। 28 निकाले तो कितना बचेगा, 152। तो x की वैल्यू 276 डिग्री। तो इसका सही आंसर, छोटा वाला कोण पूछ रहा था, छोटे वाले कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 76 डिग्री। ठीक है, दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ कोण बनाती है। इस प्रकार की टेन थीटा है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू 15/8 है। यदि दीवार से सीढ़ी एक शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ जो है इस तरीके से बन रही है, इस सीढ़ी है। ठीक है, ये बोल रहा है 36 ग्राउंड के साथ कोण बनाती है। ठीक है, इस प्रकार की टेन है 115/8 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई जो है 30 मीटर है। ठीक है, ये अपन को थीटा मान लेता है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए, ये एम की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले टेन थीटा का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है अपनों कितना, 15/8। लंब कितना है, 30 मीटर। आधार कितना है, एम। इसको सोल्व करेंगे अपन, तो 15 को 2 से बढ़ गया 2, और एम की वैल्यू जाएगी 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, आपको जैसे जैसे पूछ रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है, आप ड्राइंग बना लीजिए। ड्राइंग के हिसाब से कोण और इसके जो पैरामीटर है, आधार, लंब, कर्ण, तीनों को एडजस्ट कीजिए और उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए। ट्रिगोनोमेट्री के इजी सवाल होते हैं। ठीक है, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका का क्रमशः 28.4 और 88 है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आपके लिए सबसे टफ सवाल है, क्योंकि कैसे निकालोगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है बहुलक का, माध्यिका का और माध्य का जो रिलेशन है कुछ इस तरीके से, 3 गुना माध्यिका -2 माध्य। यह आपको फॉर्मूला, आप बिल्कुल इसको रट लीजिए कि बहुलक बराबर जो होता है 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य। ठीक है, निकालना क्या है अपन को, माध्य निकालना है। ठीक है, बहुलक की वैल्यू कितनी है अपने पास, 28.4। ठीक है, 3 गुना माध्यिका की वैल्यू कितनी है, 88, और 2 गुना माध्य निकालना अपन को। ठीक है, अब जो है माध्य इधर आ गया, तो 2 गुना माध्य। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 24, 8 24 तो 26, 264, और ये 28.4 इधर। अब माध्य करेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले अपन इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको निकालेंगे तो हो गया 0.6। ठीक है, अब 13 में से 8 गया तो 5, और अब बच्चा कितना, 5 में से 2 गया तो 3, 235.6, और इसको करेंगे अपन 2 से डिवाइड, तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 घंटे 16, 117.8। सही आंसर ऑप्शन है। ठीक है, फॉर्मूला है, वैल्यू रखनी है आपको, बिल्कुल इजी हो जाएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य। ठीक है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास जो है 98 सेंटीमीटर। पहले बात तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ठीक है, r व्यास की वैल्यू दे रखी है, 2r की वैल्यू 98 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r कितना जाएगा, 49 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे, 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, r² मतलब
49 इंटू 49, ठीक है। 7 को 7 से डिवाइड किया 7, ठीक है। अब जो है इनको गुणा कर लेते हैं, ये हो गया 88, ये हो गया 963, 7 चौक 28 और 6 34, ठीक है। 88 को 343 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बच गया, 30,184। ये अपना आंसर जाएगा ऑप्शन ए। सीधा सा रखना, फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है। और वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, उसका यूज़ करके अपन को एरिया निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया 4πr² रहता है, उसको अपन सोल्व करेंगे तो 30,184। ये कुछ संख्या 76, 83, 30, 11, 81, 52, 18, 34, 84, 35, 27 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करता है, इसको आरोही क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया 11, इसके बाद 11 के बाद में है 18, 27, 30, 35, 35 के बाद में बनेगा 34 से पहले 34 है, 35 है, 34 से 35 है। इसके बाद में बनेगा आपके पास 52 है, 52 के बाद में बनेगा 76 है, 81 है, 83 है, 84 है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है, 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल संख्या होगी 11, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालना है, मतलब एवरेज क्या, मतलब जो बीच की संख्या होगी यही इसका माध्यिका हो जाएगी। तो 11 के अंदर जो है कौन बीच वाली संख्या कौन सी है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। माध्यिका कौन सी हो जाएगी, 35। इन नंबरों का जो माध्य वाली संख्या जो 35 है और वही इसका माध्यिका हो जाएगी। 35 का इसका सही आंसर है। पहले अपन क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे और उसके बाद में जो संख्या जो है 11 है, तो 11 मतलब 11/11 प्लस 1/2 करेंगे तो छठी संख्या होगी, छठी संख्या इसकी जो माध्यिका हो जाएगी। 7.5 अनुपात 19.5, ठीक है। और 16:x, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। समानुपात में यहाँ पे तो समानुपात है तो क्या करेंगे अपन, इसका सबसे सीधा फॉर्मूला है 19.5 इंटू अंदर वाली संख्या गुणा कर लेंगे और बाहर वाली जो संख्या है उनका गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू जाएगी अपने पास 19.5 इंटू 16 और 7.5, ठीक है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो जो है अपने पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई, 41.6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41.6। एक धनराशि पर 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 797 रुपये वह धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके अंदर क्या टाइम नहीं दे रखा, तो टाइम जो है आप इसके अंदर 2 साल कर लीजिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज और वार्षिक ब्याज का जो अंतर है 2 साल का वो है 797 रुपये। रेट दे रखी है अपने को 16%, तो धनराशि निकालनी है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है होता है r² 100% जो है इससे p निकल जाएगा। जैसे 16 है तो 16 इंटू 16, ठीक है, इंटू 100, 797 ये वैल्यू आएगी, वही इसका सही आंसर आएगा। सॉरी आर इसका पी के बराबर है ना, तो आर ये हो गया 797, ठीक है। तो अब इसकी यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो कुछ इस तरीके से निकलेगी 797 बटे, मतलब यहाँ पे पी है, ये डिफरेंस है, ठीक है।
ये पी का इतना परसेंट है, तो पी निकालेंगे तो कितना है 797/16 इंटू 16 इंटू 100, तो 797 इंटू बटे 16, तो 31,132 और पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वापस से समझाता हूँ इस चीज़ को। टाइम जो है वो 2 ईयर है, ठीक है। जो यहाँ पे जो पी का है, पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100% जो है वो डिफरेंस होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर कितना है 16%, तो 16 बटे परसेंट को उठाएंगे तो 100, डिफरेंस कितना है 797, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी 797, 16 इंटू 16 इंटू 100 इंटू 100, सोल्व करेंगे तो अपने पास 31,133 जो है रुपये आएंगे। ये इसका मूलधन है, प्रिंसिपल है। फॉर्मूला याद करना है अपन को, जो मूलधन है उसका आर स्क्वायर अपन 100% निकालेंगे तो डिफरेंस आता है। डिफरेंस कौन सा 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 8 बराबर 0 और 3x² प्लस 4x प्लस 12 बराबर दोनों के मूल है सार्वभौम, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब समानुपात में दोनों संख्या है, तो अपन तो जो इनके जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से काम करेंगे, जैसे 2/k 3/4, k बराबर कितना हो जाएगा 8/3, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। एक डीलर 63,000 रुपये प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर उससे 5% का लाभ होता है, दूसरे पर 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो लाभ विक्रय मूल्य है 63,000 रुपये, तो पहले की अगर बात करते पहले की विक्रय मूल्य 63,000 रुपये, ठीक है। मतलब ये 5% लाभ हो रहा है, तो ये 105% की वैल्यू है 63,000 रुपये। तो इसका सीपी निकालेंगे तो कितना आएगा, सीपी निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 60,000 रुपये, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, 63,000 रुपये क्या है विक्रय मूल्य है, ये जो है 30% की हानि पर बेचा हुआ है, तो 30% की हानि पर बेचा, तो मतलब ये 70 की वैल्यू है, 70 की वैल्यू है, तो अपन को निकालना है सीपी 100 की वैल्यू, ठीक है। तो ये होगा 90,000 रुपये, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। टोटल सीपी कितना हो गया सब 60 प्लस 90 1,50,000 रुपये, और टोटल एसपी कितना हो गया 63 और 63 कितना हो गया 6 1,26,000 रुपये। हानि कितना हो गया, लॉस कितना होगा 24,000 रुपये, ठीक है। तो लॉस परसेंट के अंदर देखेंगे 24,000 बटे सीपी 1,00,000 इंटू 100 कितना बचा 16%, 16% का लॉस हो गया, ठीक है। 63,000 रुपये प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है, तो बेचता है इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य जो है पहला 5% के लाभ से बेचा था, तो 5% के लाभ से बेचा था, तो 63,000 बटे 105 की वैल्यू है। सीपी निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे, इंटू 100 करेंगे तो 60,000 रुपये। दूसरा जो है 30% की हानि से बेचा था, तो 30% की हानि का मतलब है दूसरा जो विक्रय मूल्य है वो 70 की वैल्यू है, 70 की वैल्यू है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 90,000 रुपये आ गए। टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60 प्लस 90 1,50,000 रुपये। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जो अपन को दे रखा है 63,000 के 2, तो 63 गुणा 2 1,26,000। लॉस कितना हो गया 24,000 रुपये का। अब ये प्रतिशत में पूछ रहा है, तो लॉस
24,000 बटे क्रय मूल्य 1,50,000 इंटू 100, तो 16% का हानि प्रतिशत निकलता है इसमें। ठीक है, 3/8 प्लस 1/8 प्लस 5/16 प्लस 2/8 माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो सोल्व कर सकते हैं अपने आराम से। 3/8 हो गया, 1/8 हो गया, 5/16 हो गया, 2/8 हो गया 2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे अपन को 16, 8 से मल्टीप्लाई 2 हो गया 6, ये हो गया 2, ये 5, 8 4, 1 2 32। इसको हम मानते हैं 1, कितना हो गया 6 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17 माइनस 32/16 कितना हो गया 15/16 माइनस 15/16। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जब 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। यदि 6x अनुपात y समानुपात y अनुपात 3x - 9 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो अपने पास संख्या है 30 है, 15 है, 21 है, 11 है। ठीक है, इनमें x जोड़ा जाता है तो समानुपात संख्या प्राप्त होती है। तो पहली संख्या का अनुपात और अंतिम संख्याओं का अनुपात निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से निकलता है 30 प्लस x बटे 15 प्लस x। ठीक है, और 21 प्लस x बटे 11 प्लस x। ठीक है, क्योंकि x जोड़ रहा है और x जोड़ने के बाद समानुपात में संख्या हो रही है तो हम क्या करते हैं x दोनों में संख्या में जोड़ के देख लेते हैं और ये बराबर कर लेते हैं क्योंकि समानुपात दोनों का अनुपात जो है समान है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्लस x 11 प्लस x 21 प्लस x हो गया 15 प्लस x। अभी कितना हो गया, गुणा भाग करेंगे 11 × 33 330x प्लस 11x टोटल x हो जाएगा 11 और 30 41x प्लस x²। इधर 21 और 15, 15 कम 15 हासिल किया, 15 29 और 31 315 प्लस 15 और 41 कितना हो गया 36 x प्लस x²। ठीक है, अब x² से तो x² कैंसिल हो जाएगा, इधर 330x, सॉरी ये x नहीं है, ये दोनों संख्या का मल्टीपल है 330 प्लस x। ठीक है, अब जो है 330 315 इधर आया तो कितना बचा 15, 41 जो है उधर गया तो कितना आ गया -5x। तो x की वैल्यू जो आ गई -3 आ गई। x की वैल्यू -3 आई तो इक्वेशन में रखते हैं 6, इक्वेशन क्या बना 6x अनुपात y समानुपात 3x - 9 y अनुपात 3x - 9। ठीक है, अब x की वैल्यू रखते हैं -18, y की वैल्यू ऐसे कैसे y और 3x - -9 -9। ठीक है, सोल्व किया, ये हो गया 18 - 18 अनुपात y समानुपात y 18। ठीक है, तो अंदर का मल्टीप्लाई करें तो y² और इधर मल्टीप्लाई करें तो 18 × 18, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 18। ये अपना सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समानुपात में बोला था तो समानुपात करके अनुपात निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू जो अपन को इक्वेशन दे रखी है 6s/y समानुपात y/3x - 9, इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू अपने पास 18 आ गई। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तो उनके एलसीएम एमसीएफ एससीएफ लसअप है मैसअप का गुणनफल 135 है। तो एलसीएम तथा एससीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल कितना है। ठीक है, पहले हम संख्या निकालते हैं कि संख्या कौन कौन सी है। संख्या का अनुपात है 5:3, तो अपन मान लेते हैं संख्या 5x 3x है।
और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 135 है। तो आपको पता होगा संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एंड एचसीएफ का गुणनफल होता है। ये एक फॉर्मूला है। संख्या अपने पास है 5x 3x, एलसीएम एचसीएफ गुणनफल कितना है 135। ठीक है, 5 3 15 एक्स स्क्वायर हो गया 135। एक्स की वैल्यू कितना हो गया 9 और एक्स बराबर 3। ठीक है, अब संख्या जो है ए बराबर कितनी होगी 15, बी कितनी होगी 9। ठीक है, अब एलसीएम एचसीएफ के व्युत्क्रम का योगफल निकालना है। ठीक है, तो पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम 15 और 9 का एलसीएम कितना होगा 45। ठीक है, वह पहली संख्या, एलसीएम का मतलब जो वह पहली संख्या जिसके अंदर दोनों संख्याओं का भाग जाए, दोनों संख्याओं से डिवाइड हो, तो 45 है। एचसीएफ निकालेंगे, ऐसी पहली संख्या जिस संख्या का इन दोनों में भाग जाए पूरा पूरा। ठीक है, तो 3 है, ऐसे हो जाएगा 3। ठीक है, अब निकालते हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम। तो एलसीएम मतलब 1 बाई एलसीएम 1 बाई एचसीएफ हो गया 1 बाई 45 मतलब 1 बाई 30। ठीक है, तो हो गया 45 में 45 और इसका क्या भाग 15, तो ये 16/45। व्युत्क्रम का योग जो होगा वो होगा 16/45। ठीक है, दो संख्याएं अनुपात दे रखा है, तो दोनों संख्याओं को अपन ने मान लिया 5x और 3x। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, दोनों एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 135 दे रखा है। इसमें इक्वेशन में रखते हैं तो x की वैल्यू अपने पास आती है 3 रखने पर अपने पास संख्या जो होती है 5x और 3x, उन संख्याओं की वैल्यू 15 और 9 आ जाती है। अब इसने बोला था कि एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, तो अब वो उस चीज़ का ऐसे निकालेंगे। एलसीएम हो गया इसका 45, एचसीएफ जो है वो है 3, दोनों का व्युत्क्रम कर देते हैं 1/45 बाई 1/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो है आंसर है 16/45 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण कितना होगा। ठीक है, एक कोण को मान लेते हैं x और दूसरे कोण को मान लेते हैं x/+50। संपूर्ण कोण का मतलब क्या होता है, दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। तो x + 50 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, होगा 2x + 50 बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 130 डिग्री, x बराबर कितना हो गया 65 डिग्री। ये इसका सही आंसर है। छोटा कोण पूछ रहा था, छोटा कोण कितना हो गया 65 डिग्री। यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर दूरी तय करता है और उसे धारा की दिशा में इसी दूरी के लिए 15 घंटे लगाते हैं, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा की चाल ज्ञात करते हैं। धारा की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर धारा की विपरीत दिशा है, ठीक है, तो धारा की तो दिशा वो है y और नाव की दिशा है, नाव की जो चाल है वो है x। ठीक है, अब अगर विपरीत दिशा में जा रहा है, नाव इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, तो दोनों की विपरीत चाल कैसे आएगी x - y। किलोमीटर कितना है 721 किलोमीटर/42। ठीक है, इसके अलावा उसी धारा की दिशा में इस दूरी के लिए 15 घंटे लगता है। धारा की दिशा में मतलब धारा भी इस दिशा में चल रही है और नाव भी इसी दिशा में चल रही है, तो दोनों की जो है चाल दोनों जुड़ जाएगी, और जुड़ जाएगी तो किलोमीटर कितना है 721 किलोमीटर और ये 15। अब ये बोल रहा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल कौन सी है, y है, तो y निकालते हैं। तो इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटाएंगे तो ये आगे लगभग 2y। ठीक है, ये एक इक्वेशन होगी, इक्वेशन होगी, 2 में से 1 करेंगे तो 2y और 721/15 721
42 करेंगे। ठीक है, 15 × 45, 721 कॉमन आ गया। 45 - 15, तो y की जो वैल्यू है वो आएगी 721/30, 15 × 45 और इंटू 2। तो जो इसकी वैल्यू आएगी लगभग कितना आएगी 16, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, 721/15। लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसका नज़दीक जो आंसर है वो 15.45 है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो धारा की चाल पहुंच रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात है, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थियों का स्कोर 62 है। कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 30 विद्यार्थियों का जो औसत है वो है, सॉरी, हाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं। 30 विद्यार्थियों का जो औसत है वो x है, बराबर 12 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 60 है, प्लस बाकी कितने बच्चे 28, तो 28 का औसत है 62। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, इसको सोल्व करेंगे अपन। 720 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 62 से, तो 1736/30। इसको जोड़ेंगे अपन, 720 प्लस 1736/30 करेंगे। तो ये आंसर जो आता है अपने पास, ज़्यादा कैसा आ रहा है, अरे सॉरी, ये 18 है। 18 × 62 करेंगे, 1116 आएगा। ठीक है, तो 1116 के अंदर 720 ऐड करेंगे। ठीक है, 1836 30 से डिवाइड करेंगे अपने पास, तो वो लगेगी 61.2। 61.2 इसका सही आंसर हो जाएगा। टोटल एवरेज 30 का एवरेज, टोटल संख्या 30 × एवरेज बराबर 12 संख्या का एवरेज 60 है और 18 संख्या का औसत 62 है। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो है टोटल 30 का एवरेज निकल जाएगा। पाइप ए एक टैंकर को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोला जाता है। कितने समय में शेष टैंक को पूरी तरह से भर दिया जाएगा। ठीक है, ए जो टैंक है वो कितने मिनट लगाता है, 18 मिनट भरने में लगाता है, जबकि बी जो है पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली करता है। तो 20 मिनट में खाली करता है मतलब -20 मिनट। इसको शो करेंगे। 18 और 20 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 180। ये हो गया कितनी बार, 10 बार, ये होगा 9 बार। ठीक है, टोटल दोनों काम करेंगे, तो अगर काम करेंगे तो ये 1 आएगा, मतलब 1 मिनट में इसकी जो कैपेबिलिटी वो 1 आएगी। कितने समय में, अब जो बोल रहा है कि शुरू में पाइप को खुला आता है, मतलब एक को खुला आता है 6 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए एक पाइप को खुलाता है। तो 6 मिनट के लिए एक पाइप खुलाता है, मतलब 6 × 10 कितना हो गया, 60। ठीक है, 60 हो गया। ठीक है, 60 काम हो गया। अब कितना बचा, 120। अब जो है ए और बी दोनों काम करता है, ए और बी दोनों काम करता है। 6 मिनट के बाद बी को खुलाता है, बी काम करेंगे। ए और बी की प्रोडक्ट कितनी है, 1 है, तो 1 है 120, मतलब शेष काम करने के लिए आपको 120 मिनट की जो है
1/120, ठीक है। टाइम जो लगेगा वो लगेगा 120 बचा, टाइम कैपेबिलिटी कितनी 1, तो 120 मिनट आपको शेष काम कंप्लीट होने में लगेंगे। तो इसका सही आंसर 120। कितने समय में शेष टैंक को पूरी तरह से भरा जाएगा? 120 मिनट। ऐसे बोले कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, 6 मिनट यहाँ पर, 120 मिनट यहाँ पर, 126 मिनट। लेकिन ये बोला कि शेष जो है टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो 120 मिनट में ये टैंक भर जाएगा। यदि x और 338 के बीच मध्यानुपात 260 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से x और 338 के बीच मध्यानुपात, ठीक है। इस चीज़ को सोल्व करना अपन को आता है, 260 इंटू 260 x इंटू 338, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो क्या आंसर आएगा अपने पास? x की वैल्यू जो है वो 200 रहेगी और इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो अवधि ज्ञात कीजिए जिसे 1200 की धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 2280 रुपये हो गई, ठीक है। तो ब्याज अब क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ठीक है। ब्याज कितना हो जाएगा, संख्या होगी राशि होगी 1280, मूलधन था 1200, पी कितना हो गया 1200, दर कितनी है 4%, टाइम निकालना अपन को 200, ये कितना बचा 1080, 1200 इंटू 4 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, और टी की वैल्यू जाएगी 1080, 12 चौक 48, तो 1080 में डिवाइड किया 48 का तो 22.5 साल लग जाएंगे 1200 की धनराशि को 2280 होने में। लास्ट क्वेश्चन अपने पास कि एक विक्रेता जो है एक में से 7 नींबू खरीदे, 75% लाभ अर्जित करने के लिए एक में कितने नींबू बेचने होंगे, ठीक है। मतलब एक नींबू का मतलब हो गया 1/7, ठीक है। ये होगा सीपी, एसपी निकालेंगे तो 1/7 इंटू 75% है ना, तो 175/100 करेंगे, ठीक है। 25 + 100, 4 3 7, ये होगा 1/4, ठीक है। मतलब 1 रुपये के अंदर 4 नींबू बेचने पड़ेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4, और 4 आंसर सही है, ठीक है। थैंक यू गाइस।